Good morning to all. Myself Rajnikant Dongre, faculty of Department of Library Information Science, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट। What is management? Management is a set of activities including planning and decision making, organizing, leading, controlling। तो देख सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें वेरियस टाइप्स के एक्टिविटी, प्लान, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन को ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, ये बहुत सारे एक्टिविटी मिलकर क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। आगे देखते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। मतलब मैनेजमेंट ये जानने की एक कला है जिसमें ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम चीपेस्ट वे में हम उस कार्य को कर सकते हैं, ये कहलाता है मैनेजमेंट। आगे देखते हैं। मैनेजमेंट इज ए साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट एक साइंस भी है और आर्ट भी है। कैसे? जैसे कि हर एक पर्सन के अंदर एक अपनी अपनी क्वालिटी होती है किसी काम को मैनेज करने की, तो वो उसका क्या है? आर्ट है। अब साइंस कैसे हुआ? मैनेजमेंट इज ए साइंस, क्योंकि जो कार्य करने की जो टेक्निक है, जो कंट्रोल करने की टेक्निक है, जो प्लानिंग करने की जो टेक्निक है, वो किसी न किसी साइंटिफिक मेथड पर, किसी न किसी थ्योरी पर बेस्ड होता है, इसलिए यह एक साइंस भी है। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ए साइंस एंड आर्ट्स। मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग। कोई भी काम करते हैं बिना डिसीजन के हम कर नहीं सकते, तो पहला स्टेप भी हम ये बोल सकते हैं कि डिसीजन लेना। तो डिसीजन लेना ही मैनेजमेंट के अंदर में बहुत ही उसके इम्पोर्टेंट रोल्स को अदा करता है। आगे है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, परफॉर्म टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, तो ये क्या है? मैनेजमेंट है। हेनरी फायोल ने बोला है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल। तो ये जो है हेनरी फायोल का द्वारा कहा हुआ एक डिफिनेशन है। आगे देखते हैं। द 5 एम ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 पॉइंट है जिसको किसने एक्सप्लेन किया है? हैनमैन ने। हैनमैन ये जो फ्रेमवर्क है उसको आइडेंटिफाई किया है, जो बोला है ए नाउन, ए प्रोसेस, ए डिसिप्लिन, जिसमें 5 एम ऑफ मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया है। पहला एम है मैन, दूसरा एम है मटेरियल, तीसरा एम है मशीन, चौथा एम है मनी, पांचवा है मेथड। तो इस तरीके से 5 एम मिलकर क्या बनता है? 5 एम ऑफ मैनेजमेंट, इसको किसने दिया? हैनमैन नाम के एक साइंटिस्ट है, उसने इसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के क्या नेचर है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। देखिए, कोई भी काम हम अगर करते हैं तो बिना प्रोसेस के हम आगे बढ़ेंगे नहीं। शुरू से लेकर लास्ट तक हम मैनेजमेंट के प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते रहते हैं, इसलिए मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस चलने वाली एक प्रोसेस है। नेक्स्ट है मिशन ओरिएंटेड। अगर कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी अपना जो लक्ष्य है, तो बिना मिशन के, बिना लक्ष्य के, बिना ऑब्जेक्टिव के हम किसी भी काम को करते नहीं। अगर करते हैं तो अपना खुद का एक मिशन होगा, उस मिशन के बेस पर ही हम मैनेजमेंट के तरीके को ढूंढते हैं और मैनेजमेंट के तरीके को यूज करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज बोर्न और एक्वायर्ड एबिलिटी। अब यहाँ पे देखा गया है कि मैनेजमेंट इनबोर्न एबिलिटी होता है या फिर एक्वायर्ड एबिलिटी होता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से इनबोर्न एक्टिविटी भी बोला गया है और एक्वायर्ड एबिलिटी भी बोला गया है। हम देखते हैं कि किसी पर्सन में बचपन से ही लीडरशिप या फिर मैनेजमेंट करने की जो कैपेबिलिटी है वो इनबिल्ट होता है, और किसी किसी पर्सन में
वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्वायर्ड किया जाता है। तो इसलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट इनबोर्न भी हो सकता है और एक्वायर्ड एबिलिटी भी हो सकता है। ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है जिसके अंदर एक स्पेशल प्रोफेशनल्स एक्टिविटी है, वो मैनेजमेंट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होगी उनके अंदर। नेक्स्ट है इंटेंजिबल स्किल। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल स्किल है, क्योंकि नहीं हम इसे टच कर सकते हैं, नहीं हम इसको छू सकते हैं। तो इस तरीके से जो टेंजिबल स्किल है ये जो है इनबिल्ट या फिर इनबॉर्न हो सकता है या फिर एक्वायर्ड एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो ये है इंटेंजिबल या फिर इनविजिबल फोर्स होता है जिसके थ्रू हम मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी को इनहेंस करते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक। जो मैनेजमेंट की जो कैपेबिलिटी है वो डायनेमिक नेचर का होता है, कभी चेंज भी हो सकता है, कंटिन्यूअस फ्लो में भी होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, डायनेमिक नेचर का भी होता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट थॉट। मैनेजमेंट के बहुत सारे थ्योरीज आते हैं, उस थ्योरी में भी बहुत सारे टाइप्स है कि कैसा उसका पहले मैनेजमेंट करने का तरीका था, बीच जनरेशन में कैसे हुआ, आने वाले फ्यूचर में कैसे होगा। तो इस तरीके से अलग अलग थॉट को एक्सप्लेन किया गया है। तो मैनेजमेंट थॉट में सबसे पहला है क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, दूसरा है न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, तीसरा है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो एक एक करके हम ये सभी थ्योरी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आगे देखते हैं। पहला है क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। जैसे कि क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो कब शुरू हुआ था, 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में ये क्या हुआ था, इसका जो है जनरेशन शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द क्लासिकल स्कूल इज सम टाइम कॉल्ड द ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। क्लासिकल स्कूल को ही हम सम टाइम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या बोलता है इसको देखेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज ए मशीन एंड द ह्यूमन बीइंग एज ए different part of the machine and it is based only on organizational development। इसमें ये बोला गया है कि जो क्लासिकल मैनेजमेंट जो थ्योरी है वो बेसिकली एक मशीन की तरह है। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिंपल एक मशीन माना जाता था, ह्यूमन बीइंग को उसके पार्ट्स के फॉर्म में माना जाता था, और जो ऑर्गेनाइजेशन है बस उसी के डेवलपमेंट पे बात करती थी, न कि किसी ह्यूमन बीइंग के उसके इमोशंस, उसके बिहेवियर, इस पे कोई बात नहीं किया गया है। सिर्फ ये बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो ह्यूमन है सिर्फ एक मशीन के फॉर्म में देखा गया है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं। द थ्योरी कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये जो थ्योरी है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड होता है। इट रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल थॉट एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है इसे ट्रेडिशनल थॉट या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे जाना जाता है, क्योंकि जैसे कि मिलिट्री अपने जो रूल्स रेगुलेशन पे ही फोकस करता है और अनुशासन को बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीके से एक्टिविटी को कार्य करता है, वैसे ही क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस, वेरियस टाइप की एक्टिविटी और इस एक्टिविटी के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है और सिर्फ किसके बारे में सोचता है, प्रोडक्टिविटी। इसलिए बोल सकते हैं कि क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी एक क्या है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट, आल्सो नोन बाय वेरियस नेम, इंपिरिकल, फंक्शनल, मैनेजमेंट प्रोसेस थॉट। तो अलग अलग स्कूल या फिर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से हैं, इंपिरिकल, फंक्शनल, मैनेजमेंट प्रोसेस थॉट, अलग अलग तरीके से। इट इज मोर कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन आउटपुट्स नॉट द ह्यूमन बीइंग्स। अभी मैं बताया कि जो ये क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है वो सिर्फ ह्यूमन के, यह सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करता है आउटपुट्स पर, न कि ह्यूमन के एक्टिविटी पर। इनको सिर्फ मतलब चाहिए क्या है, आउटपुट,
प्रोडक्टिविटी को ही इनहेंस करना इनका जो है मेन मोटो रहता था क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के। आगे देखते हैं, देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर अनमोडिफाइबल, मतलब इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसे मॉडिफाई करना नामुमकिन था। एक बार जो रूल्स बना दिया जाता था तो जो है उसी को फॉलो करना पड़ता ही था। आगे देखते हैं, इट इज द सेंट्रल अथॉरिटी ओनली, यह सिर्फ एक सेंट्रल अथॉरिटी पे काम करता है। कोई एक पर्सन ऑर्डर देगा, बाकी फॉलो करेंगे, ये मतलब सेंट्रल अथॉरिटी पे काम करता है। इट इज ए क्लोज सिस्टम, यह एक क्या है, क्लोज सिस्टम है। द कुड बी मोटिवेटेड थ्रू इकोनॉमिक इंसेंटिव, मतलब अगर किसी पर्सन को, किसी वर्कर को मोटिवेट करना है तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो कौन सा है, इकोनॉमिक इंसेंटिव है। इसके थ्रू ही जो वर्कर है उसको हम क्या कर सकते थे, मोटिवेट कर सकते थे। 3 ब्रांच ऑफ क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी के अलग अलग ब्रांच है, जिसमें सबसे पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी, जिसको किसने दिया, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, FW टेलर ने कब, 1911 में। नेक्स्ट कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स, हेनरी फायल ने दिया, कब, 1916 में। ब्यूरोक्रेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर ब्यूरोक्रेटिक्स थ्योरी मैक्स वेबर ने दिया, कब, 1920 में। इसके बारे हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। कौन सी थ्योरी है, एक क्लासिकल मैनेजमेंट की थ्योरी है जो 3 टाइप्स के है, 3 ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको किसने दिया, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने 1911 में। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट रिप्लेस्ड रूल ऑफ थंब विथ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस। Management is the art of knowing what you want to do and seeing that is done in the best and cheapest way. Core principle है application of science to every management elements, systematic approach replacing traditional method, focus on efficiency and cost reduction, standardized work method। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट ये किस पे बेस है, ये साइंटिफिक टेक्निक्स पे बेस है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, अगर मुझे एक बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनानी है तो उसमें कितने वर्कर लगेंगे, कितना मटेरियल लगेगा, कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये प्रॉपर कैलकुलेट करके रखना ही, प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखना ही साइंटिफिक मैनेजमेंट है। जिसमें ये बताया गया है पहली बार कि भाई अगर किसी काम को करते हैं तो इतने वर्कर की जरूरत पड़ेगी, यह इतने दिन में कंप्लीट होगा और इतना टाइम लगेगा, इतने वर्कर, इतने मटेरियल, क्या बजट रहेगा, इस पे जो है कैलकुलेशन किया जाता था। यही है साइंटिफिक मेथड। पहले आप देखे होंगे कि अगर कोई भी काम होते थे तो जितने भी काम होते थे उसमें हजारों वर्कर को लगा देते थे। काम हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये भी इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं था। लेकिन साइंटिफिक मेथड में ये बताया गया, विंसलो टेलर ने ये बताया कि नहीं, किसी काम को करना है तो कितने वर्कर होना चाहिए, कितने दिन में कंप्लीट होगा, कितने मटेरियल लगेंगे एंड कितना बजट लगेगा, इस पे सभी पे कैलकुलेशन किया गया, जिसको बोला गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसलिए इसमें कोर प्रिंसिपल में है एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू एवरी मैनेजमेंट एलिमेंट, मतलब जितने भी मैनेजमेंट होंगे उसमें साइंस का क्या करना है, एप्लीकेशन करना है, अप्लाई करना है साइंस को, इसमें मैनेजमेंट में। इसी को बोला गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट करना है इसके अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन ऑफ साइंस के थ्रू, उसी को बोला गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट। सिस्टमेटिक अप्रोच रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल मेथड, जो पुराने मेथड थे उनको हटाना है और साइंस को इंक्लूड करना है। बेसिक मोटो क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स है जिसको हम आगे पढ़ते हैं। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब जो पुराने रीति रिवाज से मैनेजमेंट करने के तरीके आ रहे थे उनको हटाना है, अब किसको यूज करना है, साइंस को यूज करना है। तो पहला इसका जो प्रिंसिपल बोलता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब वही है कि जो पहले चलते आ रहा था उसको अब रिप्लेस करना है, साइंस को यूज करना है।
इसमें कुछ कुछ पॉइंट है, देख लीजिए। डिस्कार्ड रूल ऑफ थंब को मतलब पुराने जो है ट्रेडिशनल मेथड को हटाना है। यूज साइंटिफिक अप्रोच, अब जायज है कि अगर पुराने रूल्स रेगुलेशन को अगर हटाते हैं, न्यू टेक्निक्स को यूज करते हैं, तो यूज साइंटिफिक अप्रोच ही होगा। तो इस तरीके से हम पहला जो है इसके प्रिंसिपल्स है उसको फुलफिल करते हैं। इसमें कुछ कुछ स्टेप है, अगर साइंस को हम फॉलो करते हैं तो कुछ कुछ स्टेप है इसमें। पहला है इन्वेस्टिगेट्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, बिना पुराने मेथड को इन्वेस्टिगेट किए हम साइंस को इंक्लूड करना मुश्किल होता है। तो पहला क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसे कौन सा टेक्निक्स होंगे जिसे हम यूज कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है। डेवलपमेंट ए स्टैंडर्ड मेथड, कुछ स्टैंडर्ड मेथड को क्या करना है, डेवलप करना है। एंड सेलेक्ट वन बेस्ट मेथड, सेव टाइम मनी एफर्ट, जो टाइम को सेव करे, मनी को सेव करे और एफर्ट को सेव करे, ऐसे मेथड को हम क्या करना है, यूज में लाना है। सेलेक्ट वन मेथड, एक मेथड को हम क्या करना है, किसी एक मेथड को यूज में लाना है जो टाइम को सेव करे, मनी को सेव करे और एफर्ट को सेव करे, तो ऐसे मेथड को हमें यूज में लाना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजर एंड वर्कर, वर्कर के बीच क्या होना चाहिए, वर्कर और मैनेजर के बीच हार्मनी होनी चाहिए। मैनेजमेंट शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी एंड वर्कर शुड वर्क हार्ड टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट शेयर द गेन्स ऑफ कंपनी एंड वर्कर्स शुड वर्क हार्ड टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए वर्क हार्ड होना जरूरी है वर्कर और कंपनी के बीच में। तो इस तरीके से अलग अलग क्या है इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और लेबर के बीच क्या होनी चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन, कंपटीशन को रिप्लेस करना है और कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। सजेशन बाय द एम्प्लॉयज शुड नॉट बी इग्नोर, अगर कोई पर्सन हमें, कोई वर्कर जो अपनी नीचे में काम करते हैं, अगर कोई हमें एडवाइस करता है या फिर सजेशन देता है तो उसे हमें इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उसके सजेशन को सुनना है और हो सके तो अप्लाई करने की कोशिश भी करना है। इस तरीके से थर्ड इसका जो है प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन के साथ हमें काम करना है, न कि अकेले। इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क के अकॉर्डिंग इक्वल डिवीजन होना चाहिए। जो जैसा वर्क कर सकता है वैसे उसके अकॉर्डिंग उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इस तरीके से इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। आगे देखते हैं, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड, क्वालिफिकेशन, फिजिकल, मेंटली कैपेबिलिटीज, मतलब इसमें बोला गया डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी है। हर एक पर्सन को डेवलपमेंट के लिए उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड, जो पर्सन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर क्वालिफाइड होनी चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग होने चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। तो ऐसे पर्सन को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जिससे किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी में इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट है ट्रेंड एम्प्लॉय इफ नीडेड, अगर कोई ट्रेन पर्सन हमें मिलता है, कोई वर्कर अगर हमें मिलता है तो उस पर्सन को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है जिसे फॉलो किया जाता है। आगे के जो है नोट्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।